हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना का आज एक नया भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुनाद। अनुनाद जिसको कि इंग्लिश में रेजोनेंस कहा जाता है। वैसे तो अनुनाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, लेकिन क्योंकि 4th चैप्टर में भी ये टॉपिक दिया है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। नया शब्द है आप लोगों के लिए, पहली बार सुन रहे होंगे। अनुनाद क्या होता है ना? इसको मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस प्रभाव भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि हम किसी भी यौगिक के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम उसकी संरचना बनाते हैं, और संरचना बनाने के बाद हमको उसके समस्त गुणों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा CH4 मीथेन, है ना? तो हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें अभी डिस्कस की थी कि भाई हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2-4 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। हमने इसमें संकरण जाना तो इसमें sp3 संकरण होता है। इसकी जो संरचना होती है वो फिक्स होती है कि इस तरह की होगी, मतलब कैसी? समचतुष्फलकीय, है ना? इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस तरह की संरचना को हम कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। यदि हम इसको संकरण के रूप में देखें तो हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना? और इस प्रकार की ये समचतुष्फलकीय संरचना थी, जिनमें जो बंध थे हमारे वो कैसे थे? सिग्मा बंध थे। तो मीथेन में तो ये हमको समझ में आ गया कि मीथेन की अगर गुणों का हमें व्याख्या करना है डिटेल में तो इसकी मात्र एक संरचना होती है। परंतु कभी कभी कुछ अणु या कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी संरचना बनाकर हम उसके समस्त गुणों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि O3 ओजोन, है ना? ओजोन की यदि हमें संरचना बनाना है तो हमारे दिमाग में आएगा कि 3 ऑक्सीजन को सीधा सीधा लिख दो, लाइनर स्ट्रक्चर बना दो इसकी, जबकि ऐसा नहीं है। ओजोन की संरचना को हम इस तरह से नहीं बना सकते हैं। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी एक ही संरचना से उसके समस्त गुणों को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। उसके समस्त गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें उसे अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में बांटना होता है, या किसी भी अणु या यौगिक के समस्त गुणों का अध्ययन करने के लिए जब केवल एक ही संरचना सूत्र मतलब एक ही संरचना सूत्र पॉसिबल नहीं है जिससे कि हम उसके सारे गुणों का अध्ययन कर सकें, तो इसलिए फिर हम उसकी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। उन अलग अलग प्रकार की संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, है ना? अनुनादी संरचनाएं, जिनको हम कैनोनिकल रूप भी कहते हैं। कैनोनिकल रूप या कैनोनिकल फॉर्म, है ना? तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कुछ यौगिकों को केवल एक ही संरचना वाले सूत्र द्वारा नहीं लिखा जा सकता जिससे कि उसके समस्त गुणों का हमें ज्ञान हो सके। तो फिर क्या करें कि अलग अलग प्रकार की संरचना बन जाए? देखिए, ओजोन की यदि हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ओजोन जो है उसका लाइनर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कैसे, ओजोन में एक ऑक्सीजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब हम इनको कैसे बनाएं? तो देखिए कैसे बनाते हैं। हम इसकी पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लुईस संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। लुईस संरचना क्या कहती है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा डॉट द्वारा शो किया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6। सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए वो चाहेंगे कि या तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें। हम लोगों ने इसी चैप्टर में सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इस ऑक्सीजन के तीनों परमाणु ये चाहेंगे कि भैया हमारा तो अष्टक पूरा हो जाए। यदि मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो तीनों की बात नहीं बनी, है ना? क्या हुआ कि सभी ऑक्सीजन के पास में 6-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन तीनों ने
एक एक इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी कर ली। तो ये वाला अगर आप ऑक्सीजन परमाणु देखेंगे तो इसका तो भाई अष्टक पूरा हो गया। कैसे? 2, 4, 6, 7 और 8, इसने 2 साझेदारी की है और वैसे भी ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बंध बनाता है। तो ये तो हो गया भाई क्लियर, इसका तो अष्टक हो गया पूरा। लेकिन इस बेचारे के पास 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो मज़ा नहीं आया इनको दोनों को। इसलिए फिर इसकी आकृति हम कैसे बनाएं, कैसे इनकी साझेदारी को शो करें? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विबंध की साझेदारी करता है, 1 और ये 2, है ना। एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो देखो इसने डबल बॉन्ड से साझेदारी करी, इसका अष्टक पूरा, इसने भी द्विबंध के साथ साझेदारी की, इसका भी अष्टक हो गया पूरा, और ये बेचारा ऐसे ही रह गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध की साझेदारी करेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अष्टक की तुलना में कितने हो गए? 6, 7, 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 8 चाहिए, इसके पास 7 है, इसको भी 8 चाहिए पर इसके पास 9 है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो ये हुई ओजोन की एग्जैक्टली करेक्ट संरचना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ही इस तरह की डबल बॉन्ड की साझेदारी हो और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड की साझेदारी हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, इस बार हमने इधर डबल बॉन्ड बना दिया, इधर सिंगल बॉन्ड बना दिया। समझ गए कि जो प्रोसेस यहाँ हुई थी वहाँ एग्जैक्टली इस तरफ डबल बॉन्ड की साझेदारी, इस तरफ सिंगल बॉन्ड की साझेदारी। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस पे प्लस और इस पे माइनस लगा दें। और ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 ऑक्सीजन परमाणु में से इन दोनों में डबल बॉन्ड की साझेदारी, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु और इन दोनों में डबल बॉन्ड की साझेदारी, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। मतलब ये स्ट्रक्चर घूम सकती है। तो हम ये कह सकते हैं, वैसे इतने ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस संरचना को समझने के लिए 2 अलग अलग प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हमने यहाँ पर बनाकर बताई हैं, और इन अनुनादी संरचनाओं के बीच में अनुनाद का चिन्ह लगता है जो दोनों तरफ के तीर के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि एक ऑक्सीजन ओजोन के तीनों पर ऑक्सीजन के तीनों परमाणु लिख दें, यहाँ तो हम एक एक सिंगल बॉन्ड बना दें, और यहाँ पर डॉटेड लाइन में डबल बॉन्ड। मतलब इसका या अर्थ ये है कि इधर भी बॉन्डिंग हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये है इनके कैनोनिकल रूप या अनुनादी संरचनाएं। एक बार फिर से अनुनाद की डेफिनेशन आप सुनिए कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको केवल एक ही संरचना सूत्र द्वारा लिखकर उसके समस्त गुणों का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो उस यौगिक के समस्त गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल रूप कहते हैं, और ये पूरी परिघटना अनुनाद कहलाती है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। एक और हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है कार्बोनेट आयन का। देखिए इसको अच्छी तरह से, कार्बोनेट आयन। तो पहले कार्बोनेट आयन्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, है ना। इसको ध्यान से समझते हैं। कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होते हैं, है ना। कार्बोनेट आयन पे 2 माइनस चार्ज है क्योंकि उनके ऊपर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूर कम पड़ती होगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल 24 इलेक्ट्रॉन के साथ हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 6। 24 इलेक्ट्रॉन कैसे आए पता है? ये ऐसे आए हैं कि एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एक कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, प्लस एक ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार। 6 तिया 18, 18 और 4 कितने हुए? 19, 20, 21, 22, और 2 माइनस चार्ज भी तो है। तो 4 + 18 मतलब 22,
और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हमने गेन किए। माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे? टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। इन 24 इलेक्ट्रॉनों के साथ हम देखते हैं कैसे अलग अलग तरह की हम अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। तो देखिए, एक कार्बन परमाणु लिखा हमने, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम इन सबके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या होगा, इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। भैया कार्बन तो चाहता है कि मुझसे कोई 4 और बंध बना ले, तो 4 और 4 मिलकर अष्टक पूरा होगा। और तीनों ऑक्सीजन की इच्छा ये है कि भैया हमसे कोई 2-2 बॉन्ड बना ले तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये देखो, ये क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया क्या? 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के और 2 इसके, तो अष्टक पूरा हो गया ऑक्सीजन का। कार्बन का क्या हुआ, अभी 2 बॉन्ड बनाए, 2 और बनाने हैं, तो ये एक बॉन्डिंग तो इसके साथ करता है, एक बॉन्डिंग इसके साथ करता है, यानी एक साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ, एक साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ। आप जरा ये सोचो कि क्या कार्बन का अष्टक पूरा हुआ? हाँ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 और 2 6 7 और 1 8, कार्बन का अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा। पर बेचारे ये दोनों ऑक्सीजन अकेले रह गए, इनके पास तो 7-7 इलेक्ट्रॉन ही हुए ना, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 6 तथा 1 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, एक एक माइनस चार्ज। हमने देखा ना इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर नंबर 1 है, पहली संरचना। हम इसको ऐसे छोटे बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही शो करें। अब हम इसकी दूसरी संरचना कैसे बनाएं? अब तो बहुत आसान है, एक कार्बन है ना यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। हमने डबल बॉन्ड ऊपर बनाया था ना, इस बार हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम डबल बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं सिंगल बॉन्ड। तो बताइए माइनस चार्ज किसके ऊपर आएगा? इन दोनों के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अगली तीसरी संरचना हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 और 4, क्या होगा, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे सिंगल कर दो, तो इन दोनों पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये अनुनादी संरचनाओं के ऊपर अनुनादी संरचनाओं का जो चिन्ह होता है वो, हाँ, हम चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दें, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर हम -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली अनुनादी संरचनाएं भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है NO3 नाइट्रेट आयन, है ना। नाइट्रेट आयन जो होता है, जैसे कार्बोनेट आयन है ना, सेम इसी तरह का नाइट्रेट आयन है, और नाइट्रेट आयन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। कैसे होगा ये? और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता लगाते हैं? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 7, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 5, ऑक्सीजन का परमाणु 8, क्रमांक 8 2 6। तो पता लगाएं NO3 में कैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। यहाँ पे हमको 2 माइनस चार्ज लगाना बहुत ही जरूरी है। अब देखो, नाइट्रोजन के ऊपर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और ऑक्सीजन में 6 तिया 18, 18 और 4 थे 22, तो 18 और 4 हैं 23, और एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हमने प्लस किया, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ नाइट्रोजन लिख देते हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन लिख देते हैं, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन लिख देते हैं। अब क्या होगा? अब ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये क्या करता है? देखो, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन को जब अपना अष्टक पूर्ण करना होता है, तो ये एक साझेदारी तो इसके साथ में करता है, इसको तो 3 बॉन्ड ही चाहिए ना। देखो, 2 3 और 4, पर नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, परंतु इसने तो 1 2 3 4 बंध बना लिए, बनाना चाहिए 3, बना लिए 4, तो इसलिए इसके ऊपर तो आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। और
इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन जो होता है इन ऑक्सीजन परमाणु पे आ जाएगा माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज है, तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का मतलब ये है कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो गए, तो कुल मिलाकर एक ही चार्ज बचा, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, ठीक है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड की साझेदारी की, तो अभी भी इनको एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। नाइट्रोजन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो हर बार हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, इन दोनों पे माइनस चार्ज, तो वो जो चार्ज है वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन की अनुनादी संरचनाओं को जान सकते हैं। तो हमने कितने एग्जाम्पल्स पढ़े? ओजोन में अनुनाद, कार्बोनेट में अनुनाद और NO3 में अनुनाद। अब अनुनादी संरचनाओं का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन, वो हम समझ लेते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ये अनुनाद वाला टॉपिक पढ़ोगे तब आपको बेंजीन का एग्जाम्पल ही लिखना है ना। तो बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बेंजीन जो होता है, बेंजीन C6H6, ठीक है, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है और इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4, तो 4 24, 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे देखते हैं अपन? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कार्बन 6 और 6, एक कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, कार्बन है 6 बार, एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में ये ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, है ना, और 6 30 इलेक्ट्रॉन। हमको यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन हमें 18 इलेक्ट्रॉनों के साथ में काम करना है। कैसे करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को समझने के लिए पहले हमें उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझनी होगी। आप जानते हैं कि बेंजीन जो होता है वो चक्रीय संरचना होती है। देखिए कैसे, मैं पहले आपको बेंजीन की पूरी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझा दूँ। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, है ना, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन भी कितनी बार है? 6 बार, 6 हाइड्रोजन परमाणु। एक कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है सभी के पास में बाह्यतम कोश में। और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। अब क्या होगा कि कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि हाइड्रोजन को अपना पहला ही कोश पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखिए एक साझेदारी तो यहाँ पर होती है इस तरह से, है ना, ये एक साझेदारी हो गई। अब कार्बन को कुल 4 बॉन्ड चाहिए, अभी तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड ये बना लेते हैं यहाँ, है ना, एक बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक एक बॉन्डिंग, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक कार्बन के आसपास कितने बंध बने हैं? 3-3 बंध, या यूं कह लो कि 4 5 6 7 7 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अंदर आपको ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये आपस में साझेदारी करता है। ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। अब गिने हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुनाद बताया गया है। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फिर से देखो, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे थे? कुल 30 इलेक्ट्रॉन।
30 इलेक्ट्रॉन में से 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मिलकर अनुनादी संरचना बनाते हैं। तो चलिए हम बेंजीन की अनुनादी संरचना देखने के पहले इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इस बाहरी संरचना को ऐसे भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन भी यहीं पर इंक्लूड है, और जो सेंटर में जो आपके इलेक्ट्रॉन थे ना, इलेक्ट्रॉन डॉट, ये इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ में अलग अलग टाइप की संरचनाएं बनती हैं। तो वो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं कैसी होती है, देखिए सबसे पहले बेंजीन की जो अनुनादी संरचनाएं दी थी वो दी थी केकुले ने, केकुले की संरचनाएं है ना, केकुले की अनुनादी संरचनाएं। केकुले ने 2 सूत्र दिए थे बेंजीन के, केकुले साइंटिस्ट का नाम है, देखिए एक तो ये 1 2 3 4 5 और 6, और एक और ये है ना 1 2 3 4 5 6 अनुनादी संरचनाओं के बीच आपको ये वाला बॉन्ड बनाना है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कार्बन हाइड्रोजन कहाँ गए, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए एक बॉन्डिंग यहाँ पर हुई, ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि बॉन्ड यहीं पर बने, इस बार हम इसको सिंगल में लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ये खासियत है कि इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए अगर ऐसा बॉन्ड है तो डबल है, और ऐसा है तो सिंगल है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ये अनुनादी संरचना दी थी केकुले ने, जबकि दूसरे वैज्ञानिक थे डेवार। डेवार की संरचनाएं, डेवार नाम के वैज्ञानिक ने ऐसी 3 अनुनादी संरचनाएं दी थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी संरचना है ना। देखिए कैसे, पहले इनके बीच में हम अनुनाद का चिन्ह बना ले, और यहाँ पे हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेंजीन की। अभी तक हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट मिलकर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बना रहे थे। अब देखो क्या होगा, इन दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, इन दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ये दी थी डेवार ने संरचना। फिर इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, इन्होंने मिलकर बनाया एक स्ट्रक्चर ऐसी, और अब आप समझ ही गए होंगे कि अगली संरचना क्या होगी, ऐसे तिरछी। तो ये डेवार द्वारा दी गई अनुनादी संरचनाएं थी। एक तीसरी संरचना दी थी आयनिक संरचना, है ना, उसको आयनिक संरचना कहते हैं। आयनिक संरचना कैसी थी, ये देखिए। आयनिक संरचना में क्या हुआ कि बेंजीन रिंग बना ली, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों ने तो डबल बॉन्ड बनाया, और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये और ये मिलकर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े मिलकर यहाँ पर आ गए। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। इस संरचना को हम आयनिक संरचना कहते हैं। तो चलिए, ये तो विभिन्न प्रकार के मैंने आपको अनुनाद के उदाहरण बताए। एक बार और अनुनाद की डेफिनेशन हम सुन लेते हैं कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक संरचना द्वारा पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, केवल एक संरचना द्वारा उसके समस्त गुणों की व्याख्या करना असंभव होता है। इसलिए उन यौगिकों को हम अलग अलग प्रकार की संरचनाओं द्वारा बनाकर देखते हैं। इन अलग अलग प्रकार की संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, या फिर इनको कैनोनिकल रूप कहते हैं। बेंजीन का एग्जाम्पल इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि अनुनादी संरचनाओं की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जब आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठता है उसके ऊपर। अनुनादी संरचनाओं की जो शर्तें हैं, उसकी पहली शर्त ये है कि सभी अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना चाहिए, है ना। सभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुनादी संरचनाओं की शर्तें। तो सभी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, आप देख लो ना, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सब में 1 2 3 4 5 6, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा ही कार्बोनेट में था, ऐसा ही ऑक्सीजन में था, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, पहली शर्त। इसकी दूसरी इम्पॉर्टेंट शर्त यह है कि सभी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होना चाहिए। सभी
संरचनाओं में परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होना चाहिए। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जैसे हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन का निर्माण किस किस से मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के पूरे 6 के 6 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, हाइड्रोजन का भी सेम है। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होना चाहिए। मतलब इन सभी संरचनाओं को बनाने में और इन सभी संरचनाओं को तोड़ने में, वियोजित करने में समान ऊर्जा लगनी चाहिए। मतलब इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी ही ऊर्जा इसको या इसको तोड़ने या बनाने में लगना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सभी संरचनाओं में जो इनके बंध कोण और बंध लंबाई होती है, बंध कोण तथा बंध लंबाई समान होना चाहिए। ये पॉइंट काफी काम का है। जितनी भी संरचनाएं, तो इनमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना, ये वाले कोण, ये बंध कोण, यहाँ से यहाँ का कोण, ये वाला कोण, ये सबका कोण सभी का एक जैसा होना चाहिए। और सभी के जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी सभी की लगभग सेम होना चाहिए। अब ये बेंजीन का एग्जाम्पल इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि बेंजीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो बंध लंबाई होती है ना, वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। जितनी भी सिंगल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, हर स्ट्रक्चर में जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनकी बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग जो होती है वो इकाई है, बहुत सूक्ष्म दूरी नापने की इकाई है। और जब 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो 2 परमाणु के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग, है ना? बात समझ में आई? जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बंध लंबाई कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। इसकी बंध लंबाई भी 1.54, इसकी बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बात फिक्स है। परंतु जब हम अनुनादी संरचनाओं में सभी की बंध लंबाई देखते हैं तो इसकी बंध लंबाई पता है कितनी पाई गई? 1.379 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.379 एंगस्ट्रॉन्ग पाई गई, जो कि इन दोनों के बीच की थी। अनुनादी संरचनाओं का कहना है कि सभी संरचनाओं में बंध कोण और बंध लंबाई जो होती है वो लगभग समान होना चाहिए। एक दूसरे से एकदम करेक्टली समान नहीं होना चाहिए, पर हाँ लगभग समान होना चाहिए। तो ये जो संख्या है ये इन दोनों के बीच की है ना, मतलब 1.34 से थोड़ा ज़्यादा है और 1.54 से थोड़ा सा कम है। ये आप इन दोनों को जोड़कर आधा करके देख लीजिए, यही वैल्यू आती है। तो इस पॉइंट के कारण जो बेंजीन का ये एग्जाम्पल है काफ़ी यूनिक है। तो बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को अच्छी तरह से समझ लिया हमने, और अनुनादी संरचनाओं की विभिन्न शर्तें या परिस्थितियाँ। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में सभी उदाहरणों के साथ में लिखेंगे।